हाय एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे जीवन का उद्देश्य प्रसन्न रहना है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, जब तक वो सॉल्व ना हो तब तक खुश रहना, प्रसन्न रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपके सभी मुश्किलों का समाधान आज की इस ऑडियो बुक में मिलने वाला है, जिसे कि जो कि दलाई लामा का उनका लाइफ एक्सपीरियंस, उनके लाइफ में क्या क्या मुसीबतें, उनकी लाइफ में क्या क्या कंडीशंस, जो कुछ भी आया था इसमें लिखा गया है। तो आज की बुक के नाम है फ्रीडम इन एक्साइल, यानी कि दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी। तो ये बात उस समय की है जब तिब्बत चाइना का फ्री इलाका नहीं था सिर्फ, बल्कि दलाई लामा सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडर भी थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी शांत देश में खून खराबे स्टार्ट हुए और मारकाट स्टार्ट हो गया? कैसे एक आदमी एक खून खराबे और वायलेंस के बीच में बुद्ध की टीचिंग सिखाने लगे, जिसे लोग भूल गए थे। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बल्कि सच्ची स्टोरी है तिब्बत के लोगों की सर्वाइवल की, जो हमें बताती है कि जब हमारी सारी उम्मीदें खो जाती है तो खुद को कैसे जिंदा रखें और आप अपने वैल्यू को कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे चाइना जैसे जाइंट का मुकाबला करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं होल्डर ऑफ द लाइट लोटस के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझे यानी कि दलाई लामा को लिविंग बुद्धा मानते हैं और कोई मुझे एक गॉड किंग भी समझते हैं, लेकिन मैं तो बस एक इंसान हूँ, तिब्बत का रहने वाला एक सिंपल आदमी जिसने अपने बुद्धिस्ट मंक की लाइफ को चूज किया है। एक दलाई लामा होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे हर हाल में निभानी पड़ती है। दलाई लामा का मतलब होता है ओशन ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान का समुद्र, और मैं तिब्बत का 14वां दलाई लामा हूँ। मैं अपनी ये कहानी दो मेन रीजन से लिख रहा हूँ। पहला तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा दलाई लामा की ज़िंदगी के बारे में जान सके, और दूसरा मैं अपनी इस कहानी के जरिए हिस्ट्री के कुछ बातों पर लाइव डालना चाहता हूँ। मेरे माता पिता सिंपल फार्मर्स थे, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा भी था। मेरे फादर बड़े काइंड नेचर के थे, लेकिन कभी कभी वो शॉर्ट टेम्पर हो जाते थे, क्योंकि जब मैं भी जोर से उनकी मूछें खींचता तो वो मेरी पिटाई भी कर देते थे। लेकिन ऐसा मैं बचपन में करता था, बड़े होने के बाद नहीं। मेरी मदर बड़ी ही सब्र वाली लेडी थी। एक बार चाइना में भूखमरी फैली तो वहाँ के कुछ लोग खाने की तलाश में बॉर्डर क्रॉस करके तिब्बत में घुस गए थे। एक कपल्स ने हमारा दरवाज़ा नॉक किया। उन्होंने मेरी माँ से खाने के लिए मांगा। मेरी माँ ने ना सिर्फ उन्हें भरपेट खिलाया, बल्कि उन्हें साथ ले जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खाना भी दिया। हम 7 भाई बहन हैं। मेरे 2 और भी भाई मेरी तरह मोंक थे, और दोनों वो मेरे से ज़्यादा ही क्लोज थे। पहले तिब्बत के लोग बहुत अग्रेसिव और लड़ाकू हुआ करते थे, लेकिन बुद्ध की टीचिंग ने उन्हें पूरी तरीके से बदल दिया। आज तिब्बत के लोगों की वॉर पावर उनकी स्ट्रेंथ और उनकी स्पिरिट में बदल चुकी है। आज की डेट में बुद्धिज्म तिब्बतन सोसाइटी का एक वाइटल पार्ट बन चुका है। तिब्बत में ऐसा माना जाता है कि हर नया दलाई लामा अपने से पहले वाले दलाई लामाओं का दूसरा जन्म है, और वह भगवान बुद्ध का ही दूसरा रूप है, जिनके हाथ में व्हाइट लोटस है। मुझे जब 13वां दलाई लामा बनाया गया था तो मैं सिर्फ 3 साल का था। दलाई लामा के रिकॉग्निशन को ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी भेजी जाती है। एक दिन सीनियर लामा को एक सपना आया था कि वो पवित्र लेक को देख रहे थे कि अचानक हवा से 3 शब्द उभरे, और ये शब्द थे आह, का और माँ। उसके बाद सीनियर लामा ने पहाड़ी पर एक छोटा सा घर भी देखा। उस सपने के बेस में तिब्बत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एक सर्च पार्टी भेजी गई। सर्च पार्टी आंधो प्रोविंस पहुंची। फिर वो लोग कुंभू मोनेस्ट्री गए। वहां से उन्हें पहाड़ी पर बना वही घर नजर आया जो कि सीनियर लामा को सपने में दिखा था। तो सर्च पार्टी ने उस घर में जाकर के घर के मालिक से वहां रात गुजारने की परमिशन मांगी। उन्होंने अज्यूम किया कि आज से आंधो हो सकता है, और का मतलब होगा कुंभो और माँ का मतलब सेरा लामा, यानी कि सर्च पार्टी के लीडर ने एक सर्वेंट होने का नाटक किया, लेकिन घर के सबसे छोटे 3 साल के बेटे ने उसे पहचान लिया। सेरा लामा, छोटा लड़का चिल्लाने लगा। सर्च पार्टी का लीडर एक्चुअली में सेरा मोनेस्ट्री का सीनियर मंक क्यूसिंग रिनपोंजे था। उसके बाद सर्च पार्टी ने उस बच्चे को बहुत सी चीज़ें गिफ्ट की, जिनमें से कुछ चीज़ें 13वें दलाई लामा की थी। और हैरत की बात तो ये थी कि उस छोटे से बच्चे ने दलाई लामा की सारी चीज़ें उठा ली और कहा ये मेरी है, और उसी मोमेंट से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो इसके बाद कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द लायन थ्रोन के बारे में। जब मुझे अपने पेरेंट्स से दूर जाना पड़ा तो मैं बहुत दुखी था, लेकिन वो लोग बीच बीच में मुझसे मिलने आते थे। मंक्स मुझे पोटाला प्लेस लेके गया। मुझे तिब्बत का स्पिरिचुअल लीडर अनाउंस करने के लिए एक सेरेमनी रखी गई।
वो छोटा सा बच्चा था, लेकिन फिर भी मुझे लाइन थ्रो में बैठाया गया। ये थ्रोन बड़ा सुंदर था, बहुत ही अट्रैक्टिव, जिसमें खूबसूरत नक्काशे किए गए थे और इसमें खूब सारे जवाहरात जड़े हुए थे। सेरेमनी के बाद एक मॉन्क की तरह मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। मैं एक खास मॉन्क था। रिनपोंचे और स्पिरिचुअल मास्टर मेरा ध्यान रखते थे, देखभाल करते थे। वहाँ पर रेतिन रिनपोंचे भी थे जो कि रेजिन या टेम्पररी पॉलिटिकल लीडर भी थे और वही मेरे ट्यूटर भी थे। वहाँ मेरे तथाग रिपोंजे भी थे जो कि मेरे जूनियर ट्यूटर थे। ये लोग मेरे साथ बहुत ही काइंड और वार्म वे में बिहेव करते थे। अक्सर मेरे टीचिंग लेसन्स खत्म होने के बाद तथाग रिनपोंचे मुझे स्टोरीज और चुटकुले सुनाया करते थे। स्वच्छ पार्टी के लीडर थे केओसंग रिनपोंचे। वो मेरे थर्ड लीडर थे, क्योंकि वो भी आंदो से थे तो मैं उनसे ज़्यादा क्लोज फील करता था। कभी कभी जब केवसांग रिनपोंचे मुझे किताब से कुछ पढ़कर सुनाने के लिए बोलते थे तो मैं उनकी गर्दन में झूल करके हंसने लगता था और बोलता था, तुम पढ़ो। मैं हंसती में उन्हें बोलता था। 8 साल का होने तक मेरे ब्रदर लोकसांग सामतेन और मेरी पढ़ाई एक साथ हुई थी। उसे भी मंक बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। हमारी मोनेस्ट्री में एक जगह थी जो स्कूल रूम की तरह यूज होती थी। वहाँ के स्वीपर्स हमारे फ्रेंड्स थे और हमारे साथ खेलते थे। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था और अपने रोजाना के कपड़े पहनता था। सुबह उठ करके मेरा सबसे पहला काम था प्रार्थना करना और मेडिटेशन करना। 7 बजे मुझे ब्रेकफास्ट में चाय के साथ में तिब्बतियन स्टेपल फूड संपा सब किया जाता था। फिर उसके बाद मैं अपने लेसन्स करता था। पहले रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस थी और फिर लेसन्स मेमोराइज करना। 10 बजे मुझे गवर्नमेंट मीटिंग अटेंड करनी होती थी, जिसमें मेरे साथ रीजेंट और कासिया गॉड और हाई काउंसिल के 4 आदमी रहते थे। दोपहर में लंच के बेल बजती। लंच खत्म करने के बाद मुझे खेलने की परमिशन थी और बहुत सारे खिलौने थे मेरे पास जिनसे मैं खेलता था। ये सारे खिलौने उन फॉरेन डेलीगेट्स ने मुझे गिफ्ट किए थे जो कि मुझे मिलने आया करते थे। ब्रिटिश डेलीगेट ने मुझे कई सारे कंस्ट्रक्शन सेट्स दिए थे और अमेरिकन डेलीगेट्स ने मुझे 2 खूबसूरत सिंगिंग बर्ड्स प्रेजेंट किए थे। मुझे 5 मेजर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, मेडिसिन, संस्कृत, तिब्बतियन कल्चर और आर्ट्स। इसके अलावा मुझे म्यूजिक, पोइट्री, ड्रामा और इंस्टोलॉजी भी सिखाई गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो सीखने को मिली वो थी डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग। शाम के 4 बजे टी ब्रेक होता था। वर्ल्ड में ब्रिटिश लोगों के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं तो है हम तिब्बती लोग। 5 बजे जैसे ही मेरे लेसन्स ख़त्म होते मैं भाग करके छत पर में चला जाता और अपने टेलीस्कोप से पूरे शहर को एक्सप्लोर करता था। 7 बजे मेरा डिनर टाइम था। खाने में अक्सर वेजिटेबल सूप, योगर्ट, ब्रेड और चाय होती थी। मैं अपने 3 मंक अटेंडेंट्स के साथ में खाना खाता था। कभी कभी स्वीपर्स भी हमें ज्वाइन कर लेते थे। सोने से पहले मैं कोर्टयार्ड में जाकर के स्क्रिप्चर पढ़ता था और प्रार्थना करता था। मेरा कई सालों का यही हैप्पी और कंफर्टेबल रूटीन रहने लगा। मेरे ट्यूटर्स, मेरे अटेंडेंट्स और मेरे स्वीपर्स सबने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। उनकी देख रेख ने मुझे एक शरारती बच्चे से एक जिम्मेदार टीनेजर बनाया था। तब तक तिब्बती एक सेफ और पीसफुल एरिया था और फिर 1950 की ट्रेजेडी हुई। जी हाँ, धरती घूमती है, जमीन में हलचल होती है, भूचाल आते हैं एक के बाद एक। ये सब समर फेस्टिवल की बात थी। एक मैसेंजर भागता हुआ मेरे पास आया। रीजेंट ने लेटर रिसीव किया। तब तक मेरी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। लेटर पढ़ने के बाद रीजेंट तुरंत बाहर चला गया। उसने कसा से तुरंत सबको इकट्ठा होने को बोला। ये टेलीग्राम हमें खाम के गवर्नर ने भेजा था। उसने इन्फॉर्मेशन भेजी थी कि तिब्बतियन पोस्ट पर कुछ चाइनीज सोल्जर ने अटैक कर दिया है। खाम तिब्बत के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर का इलाका है। चाइनीज सोल्जर्स ने अनाउंस किया कि वो तिब्बत को इंपीरियलिस्ट फोर्सेस से आज़ाद कराने आए हैं। तिब्बत अब सीरियस डेंजर में था। हमारे पास सिर्फ 8,500 लोगों की आर्मी थी। अगर लड़ाई छिड़ भी गई तो हम लिबरेशन आर्मी का मुकाबला बिल्कुल ही नहीं कर सकते थे, जिन्होंने अभी अभी चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई थी। 2 महीने के बाद 80,000 PLA सोल्जर्स ने बॉर्डर को क्रॉस किया। चाइनीज रेडियो स्टेशन से खबरें आ रही थी कि कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत का पीसफुल लिबरेशन कराने आ रही है और उनकी आर्मी हमारे कैपिटल लासा की तरफ बढ़ रही है। हम चाइना के साथ हथियारों से लड़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि रेजेंट और कसाग ने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ मामले को डिप्लोमेसी
डिप्लोमेसी से हैंडल करने की बहुत कोशिश की थी। ब्रिटिश और इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना से अपील की, क्योंकि उन्हें भी यही लगता था कि ज़बरदस्ती की घुसपैठ से शांति बिल्कुल ही कायम नहीं हो सकती है। तिब्बतियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन से भी अपील की, लेकिन तिब्बत हमेशा से ही पीसफुली सबसे अलग थलग रह रहा था, इसीलिए ये बातचीत वहीं पे रुक गई। सिचुएशन बहुत ही बद से बदतर बेकार हो रही थी। कुछ लोग ऐसे थे कि जो चाहते थे कि मुझे अभी से पॉलिटिकल लीडरशिप दी जाए। उन्हें लगता था कि दलाई लामा को इस ग्रेट क्राइसिस के टाइम पे कुछ करना चाहिए। अभी कस्टम के हिसाब से मेरे दलाई लामा बनने में 2 साल बाकी थे अभी भी। इनफैक्ट कुछ और भी लोग थे जिन्हें लगता था कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हालांकि ओरेकल ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा टाइम अब आ चुका है, इसीलिए मेरी सीनियर ट्विटर रीजन के पोस्ट से उतर गए। बड़े सोच विचार के बाद मेरी ताजपूछी की डेट फिक्स की गई, 17 नवंबर 1950। इस दिन मैं एक केयर फ्री यंग एडल्ट से एक ऐसी कंट्री का लीडर बनने जा रहा था जो लड़ाई की कगार पर था। सेम मंथ में एक अबॉट बड़ी ही सैड न्यूज़ लेकर के प्लेस में पहुंचा। वो परेशान लग रहा था और बड़ी टेंशन में था। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो अबॉट एक्चुअल में सबसे बड़ा मेरा भाई तक्सर रिनपोची था। वो कुंबू मोनिस्ट्री का अबॉट बन गया था। उसने बताया कि बॉर्डर के पास के हमारे इलाके आमदो अब चाइनीज़ कम्युनिटी आर्मी के कंट्रोल में है। तख्तर रिनपोचे को उनकी अपनी ही मॉनेस्ट्री में नज़रबंद करा दिया गया था। चाइनीज़ उन्हें कम्युनिटी सीखने के लिए फोर्स कर रहे थे। उन्होंने उनसे कहा कि अगर मैं अपनी फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो लासा आकर के उन्हें कन्विंस करे कि तिब्बत को चाइना के आगे सरेंडर कर देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं ना मानूं तो वो मेरा मर्डर कर देंगे। मेरे बड़े भाई ने बताया कि कैसे चाइना वालों ने मेरे होम प्रोविंस को बर्बाद कर दिया था। मेरे भाई ने उनके बातों में आने का बहाना बनाया ताकि वो यहाँ से आकर के मुझे वार्न कर सके। तक्सर रिनपोचे ने मेरे सीनियर ऑफिसर्स को कन्विंस किया कि वो मुझे किसी भी हालत में कम्युनिस्ट के हाथों में ना लगने दें, और इसी के साथ सारी चीज़ें सीक्रेट रखी गई। अगर लोगों को पता चलता कि दलाई लामा कैपिटल छोड़ के जा रहे तो वो पैनिक हो सकते थे। वो बहुत खूबसूरत शाम थी जब हम पैलेस से अंधेरे आसमान में तारे चमक रहे थे। हमारा एंटोरेज ड्रोमो की तरफ जा रहा था। वो वहाँ से 200 मीटर दूर था। रास्ते में मुझे बहुत सारे कॉमन मैन मिले जिसे मैं अपनी असलियत छुपा रहा था। मैंने उनसे कहानियाँ सुनी और मैंने प्रॉमिस किया कि एक दिन मैं लौट आऊँगा और लोगों की मदद करूँगा। हम 2 हफ्तों तक चलते रहे। ड्रोमो आकर के छोटी सी मॉनेस्ट्री में रहने लगा और एक बार फिर अपनी प्रार्थना और स्टडी वाली रूटीन को जीने लगा। मुझे अपने लोगों की हेल्प करनी थी, इसलिए मैं अब खुद को और भी ज़्यादा ट्रेन करना चाहता था। मैंने अपने रिलायबल डेलीगेट्स को चाइना भेजा ये मैसेज देने के लिए कि तिब्बत को लिबरेशन नहीं चाहिए और दोनों कंट्रीज एक पीसफुल रिलेशन में जैसे पहले थे वैसे ही रहे। मैं हर डेवलपमेंट्स की खबर रख रहा था। हर रात में रेडियो सुन करके हर चाइनीज़ के लिए इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और इक्वल राइट्स की अनाउंसमेंट होती थी। और जब मैं 17 पॉइंट एग्रीमेंट फॉर द पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत की न्यूज़ सुनी तो मैं शॉक्ड रह गया। मैंने तुरंत अपने सारे काउंसलर्स को बुलाया। हमें सारे एक एक वर्ड बड़े ध्यान से सुन रहे थे। स्पीकर्स बोल रहा था कि 100 सालों से तिब्बत इंपीरियलिस्ट के अटैक सह रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें अपनी आज़ादी के लिए चाइना की हेल्प चाहिए। 17 पॉइंट एग्रीमेंट का क्लॉज 1 था कि तिब्बत की लोकेलिटी अब मदरलैंड को वापस मिलनी चाहिए। क्लॉज 2 में कहा गया कि तिब्बत की लोकल गवर्नमेंट को पीएलए का वेलकम करना चाहिए ताकि आर्मी तिब्बत के नेशनल डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके। लेकिन सच तो ये था कि हम तिब्बतियों का चाइना के साथ कभी कोई एथनिक या रियलिस्टिक रूल नहीं रहा और हम लोगों के बोलने और राइटिंग की लैंग्वेज चाइनीज़ लैंग्वेज से काफ़ी डिफरेंट है। हमारा अपना कल्चर है, अपनी टेरिटरी है और अपना गवर्नमेंट सिस्टम भी है। 17 पॉइंट एग्रीमेंट में सब कुछ झूठ था। इसमें यह बोला गया था कि सारा तिब्बत अब चाइना की कंट्रोल में है और तिब्बतन सरकार और यहाँ की जनता की जिम्मेदारी अब चाइनीज़ गवर्नमेंट की होगी, जिसे वो लोग ग्लोरियस मदरलैंड बुला रहे थे। खैर, एक बात तो साफ थी कि मेरे डेलीगेट से ज़बरदस्ती एग्रीमेंट पर साइन लिए गए थे। फिर कुछ दिनों में ही चाइना का गवर्नर जनरल अपनी आर्मी लेकर के आया। मैं वापस लासा आ गया था और अपने लोगों के भले के लिए मुझे जो बन पड़ा मैंने सब कुछ किया। और इतना ही नहीं, मुझे साउथ में एक रिफ्यूजी की तरह रहते हुए आज 4 साल हो गए
अब मैं 19 साल का नौजवान हूँ। कम्युनिस्ट ने मुझे बोला कि मुझे कुछ अपने ऑफिशियल्स के लिए को चाइना भेजना पड़ेगा ताकि तिब्बतीन को पता चले कि उनके ग्लोरियस मदरलैंड में क्या क्या है। कुछ मंथ्स के बाद ऑफिशियल्स तिब्बत लौटे। इसमें उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स पेश की जिसमें चाइना की बड़ी तारीफ थी कि साफ जाहिर था कि उन्हें डरा धमका करके ये सब लिखवाया गया था। मुझे भी वार्न किया गया था कि चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ रहते टाइम मैं अलर्ट रहूं। मैं भी उन लोगों के साथ रहते हुए अपने रियल फीलिंग्स को छुपाना सीख गया था। 1954 में मुझे चाइना आने के लिए पर्सनली इनवाइट किया गया था। तिब्बत के लोगों को डर था कि वे अगर चाइना गए तो शायद वापस ना लौट पाए, लेकिन मैंने सोचा कि चेयरमैन माओ से फेस टू फेस बात करने का यही मौका है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिटीज बहुत जिद्दी होते हैं। कॉन्फ्रेंस में मुझे और मेरे हाई ऑफिशियल्स को हमेशा रैंक के हिसाब से प्रेजेंट होना पड़ता था। हमें बोला जाता था कि हमें क्या करना है, जैसे कि कितने स्टेप्स लेने हैं और हमें कितने लोगों को लेफ्ट या राइट टर्न करना होगा। वैसे मैं कम्युनिटिज्म को इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ कि उनका गोल सब लोगों और को एक जैसी इक्वलिटी और जस्टिस प्रोवाइड करना है, लेकिन अपना गोल अचीव करने का उनका जो मेथड है, तरीका है, मैं उसे गलत समझता हूँ। लेकिन मैंने ये बात कभी एक्सप्रेस नहीं की क्योंकि मैंने खुद को कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेंबर बना लिया था। मुझे स्टीयरिंग कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। हमारी फर्स्ट असेंबली पर चेयरमैन माओ ने एक स्पीच दी। स्पीच खत्म होने के बाद उसने हमें और ऑडियंस को अपना ओपिनियन देने को बोला। उसने कहा कि जो भी हमारे कंसर्न्स हैं हम खुल करके एक्सप्रेस करें, शेयर करें। मगर 2-4 मीटिंग्स के बाद ही पता चल गया कि ये सब एक ड्रामा है। ये लोग किसी की बात नहीं सुनते। यहाँ के ऑफिसर्स भी खुलकर अपनी बात नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आर्ग्यूमेंट और सजेशंस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। चेयरमैन माओ बड़ी डायनेमिक पर्सनालिटी के लिए थे। उनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम थी, इसलिए बोलते टाइम उनकी वॉइस स्लो हो जाती थी। वो शॉर्ट सेंटेंस बोलते थे लेकिन हमेशा पॉइंट की ही बात करते थे। चेयरमैन माओ के साथ अपनी फर्स्ट प्राइवेट मीटिंग में उन्होंने मुझे कहा कि हमें 17 पॉइंट एग्रीमेंट के सारे पॉइंट एक साथ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक कमेटी रखी जाएगी जो इन रिफरेंस को देखेगी। उन्होंने कहा कि तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन है और हमारे लिए यही बेस्ट होगा कि तिब्बत वॉर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कम से कम हमें डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ने की उम्मीद तो पूरी थी। दूसरी मीटिंग में चेयरमैन ने कहा कि पूरा चाइना तिब्बत की हेल्प करना चाहता है। उन्होंने कहा, तिब्बत तो एक ग्रेट कंट्री है। बहुत साल पहले आप लोगों ने चाइना के भी कुछ हिस्से जीते थे, लेकिन अब आप दुनिया से पीछे रह गए हो और चाइना आपकी हेल्प करना चाहता है। जाने से पहले मैं एक लास्ट टाइम उनसे मिला। चेयरमैन माओ ने मुझे गवर्नमेंट चलाने के कुछ एडवाइस और टिप्स दिए। उन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने और मेजर इश्यूज डिसाइड करने के बारे में भी काफ़ी कुछ शेयर किया। और फिर चेयरमैन माओ मेरे पास आए और बोले, आपका एटीट्यूड अपनी जगह सही है, लेकिन रिलीजन एक शहर की तरह होता है। पहले ये पॉपुलेशन कम करता है नन्स और मॉन्क्स के जरिए जो शादी नहीं करते, और फिर ये इंसान के मटेरियल प्रोग्रेस को रोक देता है। और मैं जानता था कि चेयरमैन माओ धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है। तो ये कहानी थी कम्युनिस्ट चाइना की। अब बात करते हैं मिस्टर नेहरू रिग्रेट्स। जी हाँ, मिस्टर नेहरू का सबसे बड़ा रिग्रेट यही रहा कि इंडिया तिब्बत की हेल्प नहीं कर पाया। उन्होंने सीनो इंडियन ट्रीटी साइन की थी कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। फाइनली मैं समझ गया कि मिस्टर नेहरू को बस अपने देश के लोगों की फिक्र है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान आमदो और खाम प्रोविंस को हुआ था। ये दोनों इलाके बॉर्डर के बेहद करीब थे, इसीलिए यहाँ पर कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। जो भी इसके खिलाफ सर उठाता उसे कुचल दिया जाता। मेरे लोगों के ऊपर हद से ज़्यादा जुल्म हो रहा था। उसके साथ जो हुआ जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में सोच करके रूह कांप जाता था। लेकिन नहीं, यकीन नहीं होता कि कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा बर्ताव भी कर सकता है। कम्युनिस्ट किसी को नहीं छोड़ते। उनके साथ नन्स, मॉन्क्स, औरतें, बच्चे सब बेबराबर थे। कोई उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। लोग चाइना के अगेंस्ट बोलने के लिए डरते थे। चेयरमैन माओ ने लॉस में जो कमेटी बनाने का प्रॉमिस किया था उसका नाम था PCART या फिर प्रिपेरिटी, यानी कि कमिटी फॉर द ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत, यानी कि
और इनमें 51 डेलीगेट्स रखे जाने की बात थी, जिसमें से सिर्फ 5 चाइनीज होंगे। देखने में ये बहुत ही ग्रेट इनिशिएट था, लेकिन तिब्बत डेलीगेट्स के पावर तो वही तक थी जब तक कि वो कम्युनिस्ट पार्टी को बात मानते रहे। इसी बीच आमदो और खाम रीजिंग्स के कम्युनिटी पार्टीज के खिलाफ फ्रीडम फाइटर्स इकट्ठा होने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी के 40,000 एक्स्ट्रा सोल्जर्स भेज करके इन लोगों को बुरी तरीके से कुचल डाला था। मैंने डिमांड रखी कि मुझे पीएलए की जनरल चियांग से बात करनी है। ये डिमांड थी मेरी। मैंने उनसे कहा था कि अगर चाइना इस तरीके से बिहेव करेगा तो तिब्बत कैसे ट्रस्ट कर सकेगा। जनरल चियांग को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं उसके ग्लोरियस मदरलैंड की इंसल्ट कर रहा हूँ। चाइना तो सिर्फ तिब्बत की हेल्प करना चाहता है, और जो लोग इस रिफॉर्म में कोऑपरेट नहीं करेंगे उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। मैंने आर्ग्यूमेंट किया कि आप किस वजह से इनोसेंट लोगों को टॉर्चर नहीं कर सकते, लेकिन मेरी बातों से जनरल को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसी टाइमिंग में समझ गया कि जनरल चियांग की बात का कोई लॉजिक ही नहीं है और चेयरमैन माओ की तो हर बात झूठी थी। दोनों कार्ल मार्क्स के फॉलोअर होने का दावा करते थे, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। मार्क्स ने सबके लिए एक बेहतर दुनिया का सपना देखा था, लेकिन इस चाइनीज कम्युनिस्ट की सोच तो बहुत ही छोटी थी। इन्हें सिर्फ अपनी बात मनवानी आती थी और इन्हें तिब्बत और उसके लोगों से कोई भी हमदर्दी नहीं थी। वो सब दिखावा था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एस्केप का। गोम्पोतसी नाम का एक फार्मर फ्रीडम फाइटर था। चाइनीज आर्मी के जुल्मों से तंग आकर के आमदो और खाम के ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रीडम फाइटर्स को ज्वाइन कर रहे थे। चाइनीज आर्मी ने कई टाउन और विलेजेस पर एयर बॉम्ब ड्रॉप किए थे। जो भी नारा लगाता लॉन्ग लिव द दलाई लामा, उसकी जुबान काट दी जाती है। अब ये लड़ाई सेंट्रल तिब्बत तक पहुंच गई थी। इस लड़ाई में 1000 लोग शामिल थे। मैं नहीं चाहता था कि वॉर लासा तक पहुंचे, पूरे देश में खून खराबा हो। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि चाइना हम पर पूरी फोर्स से अटैक करे। मैंने एक लामा को फ्रीडम फाइटर्स के पास ये मैसेज देने के लिए भेजा कि वो लोग लड़ाई रोक दे, लेकिन उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। मैं खुद को बड़ा पावरलेस फील कर रहा था। मैं मजबूर था। मैं डायरेक्टली कम्युनिस्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता था। इससे बात और भी बिगड़ सकती थी। मुझे बेस्ट सोल्यूशन यही लगा कि मैं अपना फाइनल मोनिस्टिक एग्जाम पास करके डॉक्टर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज बन जाऊँ। शायद तब मैं अपने लोगों की बेटर तरीके से हेल्प कर सकूँ। फिर वो टाइम भी आया जब ये लड़ाई तसेथन तक पहुंच गई, जहाँ से लासा बस 2 दिन दूर था। पीएलए का जनरल तेल मेरे पास आया। उसने डिमांड रखी थी कि मैं तिब्बतन आर्मी को कमांड दूँ कि वो रेबल्स को कंट्रोल करे। उसने ये भी कहा कि ये मेरी ड्यूटी है, इसीलिए मुझे ये करना ही होगा। मैंने जवाब दिया कि अगर मैं ऐसा ऑर्डर देता हूँ तो तिब्बतियन सोल्जर्स भी फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिल जाएंगे। जनरल टेन को मेरी बात से गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं अपने एक्स ऑफिशियल को रिबेलियन ज्वाइन करने के लिए पनिश करूँ, जिसमें मेरा बड़ा भाई भी शामिल था। जनरल टेन की डिमांड थी कि मैं उन लोगों की सिटीजनशिप छीन लो। उस वक्त मेरा बड़ा भाई इंडिया में था और मेरे बाकी एक्स ऑफिशियल्स भी तिब्बत से बाहर थे। तो मुझे जनरल तेन की बात मानने का ये सही मौका लगा। इस तरह से मेरे भाई और बाकी लोग सेफ रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं ये है कि मैं किसी भी कंडीशन में चाइनीज आर्मी को प्रोवोक नहीं करना चाहता था। मेरे कुछ काउंसिलर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं साउथ जाकर के वहाँ से तिब्बत पर अपनी ट्रू अथॉरिटी डिक्लेयर कर लूँ, लेकिन ये भी बेवकूफ़ी होती है। इसके बजाय मैंने अपनी स्टडीज़ पर फोकस किया। मैं हर हाल में पास होना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे देश के 6 मिलियन लोग सिर्फ मेरे भरोसे हैं। और मेरा फाइनल टेस्ट में मुझे एक डिबेट करना था जिसमें पूरा दिन लग गया। मैं थक गया था, लेकिन फाइनली मुझे एगेसा यानी डॉक्टर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ का टाइटल मिल गया था। तभी मैं नॉरबुलंगी पैलेस लौट आया था। खुशी के इन लास्ट मोमेंट्स को मैंने ल्हासा में अपने लोगों के साथ शेयर किया। कलरफुल रिगालिया पहने हुए मेरे बॉडीगार्ड ने मेरी पालकी को घेर रखा था। उनके पीछे कासाक के 4 आदमी खड़े थे। ल्हासा के बड़े बड़े लोग भी वहाँ पे आए हुए थे। सबने सिल्क की ड्रेस पहनी हुई थी, जो तिब्बत में खास मौक़ों पर पहनी जाती है। उनके बाद रिस्पेक्टेड लामाज और कंट्री के अबोट्स आए, और मेरे हज़ारों प्यारे देशवासी भी वहाँ पर मौजूद थे। चाइना से एक आर्टिस्ट का एक ग्रुप आया था। कम्युनिस्ट ने मुझे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में एक थिएटरिकल शो देखने के लिए इनवाइट किया, तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ कोई तिब्बती सोल्जर ना आए। हाँ, मेरे कुछ अनआर्म्ड बॉडीगार्ड्स मेरे साथ आ सकते हैं। फाइनली वो ये भी चाहते थे कि मेरे अटेंडेंस को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी। ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, तो लोगों को भी कुछ शक हो रहा था। जल्दी ही खबर फैल गई। परफॉर्मेंस वाले दिन मुझे पहले से शाउटिंग की आवाज़ आ गई। मैंने देखा हज़ारों तिब्बती ने बिल्डिंग
को घेरा हुआ था। वे लोग मुझे चाइनीज लोगों से बचाने आए थे। ये लोग चाइना को तिब्बत छोड़ देने के नारे लगा रहे थे। तो मैंने कम्युनिटी तक मैसेज पहुंचाया कि मैं नहीं आ सकता। मुझे लगा कि थोड़ी देर में भीड़ छट जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने अपने ऑफिशियल से भीड़ के पास ये बताने के लिए भेजा कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग अड़े रहे। ये खबर सुनकर के जंगल तेन आग बबूला हो गया। उसने अज्यूम कर लिया कि तिब्बतियन गवर्नमेंट रेबल तिब्बतियन को सपोर्ट कर रही है। इसी बीच भीड़ के लीडर ने अनाउंस कर दिया कि वो लोग 17 पॉइंट एग्रीमेंट और चाइना के इंटरफेयर को ओपनली डिसमिस करते हैं। भीड़ अग्रेसिव हो चुके थे। वो लोग ना तो मेरी बात सुनने को तैयार थे और ना ही कसाब की बात को। वो लोग मास डेमोन्स्ट्रेशन करने की जिद पर अड़े हुए थे। उधर जनरल तेन भी मुझसे नाराज था। मैंने उसे मनाने के लिए लेटर भेजा, लेकिन तीसरे दिन उसका जवाब आया कि पीएलए पैलेस पर एयर बम गिराने जा रहा है, तो मैं किसी सेफ जगह पे चला जाऊं और उन्हें इंडिकेशन दे दूं कि ताकि सोल्जर्स उस जगह को अवॉइड करें। तिब्बतियों ने अब तक बहुत सहा था। इस लड़ाई में उनका बहुत नुकसान हो चुका था। उन्होंने अपने परिवार के साथ अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ खो दिया था। उन पर इससे ज्यादा और क्या जुल्म हो सकता था। मैंने जनरल तेल को बोला कि मैं वो थोड़ा ठंडे दिमाग से काम ले। इसी बीच ओरेकल से मेरी बात चल रही थी कि मुझे रहना चाहिए या मैं चला जाऊं। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ, आज रात ही चले जाओ। शायद वो इस बात पर एग्री हुए थे, लेकिन किसी के पास कोई डेफिनेट प्लान नहीं था। तो मैंने अपने चैम्बरलिंग से हेल्प के लिए बोला। हमने अपने एक्शन की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैं अपने साथ अपनी इमीडिएट फैमिली, मेरे 2 ट्यूटर और मेरे क्लोज एडवाइजर्स को ले जा सकता था। दोपहर में कसाक और मेरे ट्यूटर्स वैगन में छिप गए थे। शाम को मेरी माँ और मेरे 2 भाई बहन नन्स बनकर के निकले। रात में मेरी बारी थी। मैंने चुपके से भीड़ के लीडर्स को बुलाया और उसे बताया कि मैं चोरी छुपे वहां से निकल रहा हूँ। मैंने उन्हें समझाया कि मेरा भी अभी वहां से निकलना बहुत जरूरी है और वो लोग मेरा साथ दें। जब मैं निकल जाऊँ तो वो लोग भीड़ को ये न्यूज़ दे सकते हैं। जाने से पहले मैंने पैलेस में लास्ट टाइम प्रे की। मैंने भगवान से मांगा कि वो मुझे गाइड करे और इतनी हिम्मत दे कि मैं इस मुश्किल वक्त को फेस कर सकूं। 10 बजे के करीब मैंने पैलेस छोड़ दिया। मैंने कोट पैंट पहना था। मेरे साथ मेरे हेड बॉडीगार्ड्स और चीफ ऑफ स्टाफ थे। वो हम अंधेरे में वहां से निकल कर आए और क्यूचू रिवर तक पहुंचे। मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे ट्यूटर और कसाब भी थे। हम पहाड़ों और छोटे विलेजेस में छुपते छुपाते आगे गुजर रहे थे। लगातार 3 हफ्तों तक हम इसी तरह हर प्रोविंस क्रॉस कर रहे थे। हम जब तिब्बत के लास्ट आउटपोस्ट तक पहुंचे तो एक बर्फीला तूफान आया। एक छोटा सा विलेज था मांग मांग। हमें रात को यहीं रुकना था क्योंकि मैं बुरी तरीके से थक चुका था। अगले दिन मैंने अपने सोल्जर्स और अपने फ्रीडम फाइटर को गुड बाय बोला, जिन्होंने वहां से निकलने में मेरी बहुत हेल्प की थी। और फाइनली मैं अपनी मंजिल इंडिया पहुंच चुका था। तो आगे बॉर्डर पर इंडियन ऑफिसर्स ने हमारा वेलकम किया, अच्छी तरीके से स्वागत किया। उन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर नेहरू का टेलीग्राम दिया जिसमें लिखा था कि सेफली इंडिया पहुंचने के लिए आपको स्वागत है। हमें बहुत खुशी होगी। पूरा इंडिया आपकी बड़ी रेस्पेक्ट करता है। मैं करीब 10 दिनों तक बोमडिला में रहा। मुझे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के घर पर रखा गया था। जब मैं पूरी तरीके से ठीक हुआ तो मैंने मसूरी जाने की तैयारी की। इंडिया गवर्नमेंट बिरला हाउस को मेरा ऑफिशियल रेजिडेंस बनाना चाहते थे और वो मुश्किल से भरा हुआ मेरा साल मैंने वहीं गुजारा। पंडित नेहरू ने कुछ दिनों बाद वहां पे आए। वो हमारी 4 घंटों तक एक प्राइवेट मीटिंग चली जिसमें हमने और हमारे कुछ साथी थे। हमने एक पॉइंट पर पंडित नेहरू को बोला कि मैं तिब्बत को फ्री कराना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये खून खराबा बंद हो जाए। मिस्टर नेहरू ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। आप कह रहे हैं कि ये फ्रीडम चाहिए और ये भी बोल रहे हैं कि बिना किसी लड़ाई के? ये तो इम्पॉसिबल है ना। मुझे लगा कि शायद पंडित नेहरू मुझे अभी बच्चा ही समझते हैं जिसे टाइम पर समझाना पड़ता है, लेकिन हमारे सामने अभी तिब्बत की फ्रीडम से ज़्यादा अब कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी। मेरे देश के हजारों लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में रिफ्यूजी बन करके आ रहे थे। मुझे खबर मिली कि चाइना ने नोर बुलिंग पैलेस, पटोला पैलेस और जोखांग मॉनेस्ट्री को बम से उड़ा दिया है और इस अटैक में 80,000 फ्रीडम फाइटर्स मारे गए थे। रिफ्यूजीज ने मिस्सा मारी और बुक्सा दुअर में अपने कैंप लगा दिए थे। मुझे पता था कि मेरे देश के लोग एक्सट्रीमली क्लाइमेट चेंज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें गर्मी की आदत नहीं थी। ऐसी हालत में वो बीमार पड़ सकते थे। मिस्टर नेहरू के साथ रिफ्यूजी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए मैं दिल्ली चला गया। मिस्टर नेहरू का फर्स्ट रिएक्शन था कि मैं कुछ ज़्यादा ही डिमांड कराऊं क्योंकि इंडिया भी आखिर एक डेवलपिंग कंट्री ही तो है। लेकिन फिर उनके अंदर की इंसानियत जागी। उन्होंने डिसाइड किया कि इन रिफ्यूजीज को नॉर्थ इंडिया के इलाकों में शिफ्ट किया जाए, वहाँ
एक नई न्यू लाइफ को स्टार्ट कर पाए। मिस्टर नेहरू का ये तिब्बत के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान था। मैं बहुत खुश था। पंडित नेहरू मानते थे कि बच्चों की एजुकेशन ज़्यादा इफेक्टिव है बजाय इसके कि यूनाइटेड नेशन उन्हें और कोई मदद करे। तिब्बत का कल्चर और हिस्ट्री कल इन्हीं बच्चों के हाथ में होगा। वही फ्यूचर में हमारे फ्रीडम की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मिस्टर नेहरू ने मुझे रिफ्यूजी बच्चों के लिए स्कूल खोलने का प्रॉमिस किया। धर्मशाला में एग्जाइल तिब्बत गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई। अब तक 1 साल गुजर चुका था। मैं और मेरे 1 लाख लोगों ने मिलकर के इंडिया में अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर दी थी। और इसी के साथ दूसरी तरफ लासा में अब कम्युनिस्ट ने मार्शल लॉ लगा दिया था। फ्रांस, अमेरिका और यूरोपियन पार्लियामेंट हमें सपोर्ट दे रही थी। चाइना ने जो वायलेंस तिब्बत में किया था, सारी दुनिया उसका प्रोटेस्ट कर रही थी। और फिर जल्द ही कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ही होमलैंड में अपोजिशन फेस करने की नौबत आ गई थी। हजारों स्टूडेंट्स ने मिलकर के मास डेमोन्स्ट्रेशन निकाला और भूख हड़ताल पर बैठ गए। और इस वजह से हर तरीके से मार काट मच गए थे। वहाँ कम्युनिस्ट मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका सिस्टम फेल हो सकता है। वो हमेशा यही बोलते थे कि वो लोगों को सर्व करना चाहते हैं, वो लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, उन्होंने लोगों की आर्मी बनाई है वगैरह वगैरह। लेकिन सच तो ये था कि लोगों में कॉमन पीपल शामिल नहीं थे जिससे वो लोगों के व्यूज़ बोलते थे। वो दरअसल उनके अपने व्यूज़ होते थे। मैं इंसानियत में बिलीव करता हूँ। मेरा मानना है कि लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो ओल्ड, यंग और डिसेबल सबको प्रोटेक्ट कर सके, जहाँ पर औरतों को सपोर्ट मिल सके, जहाँ नेचर और डेवलपमेंट के बीच एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। मैं कर्मा के कॉन्सेप्ट पर भी पूरा बिलीव करता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि लीडर और पब्लिक दोनों ही इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अपना कर्म पता होगा तो आपको ये पता है कि आपके करने या बोलने से पहले अपने आसपास के बारे में सोचेंगे। मुझे लगता है कि लोग दूसरों को इसीलिए हर्ट करते हैं क्योंकि ऐसा करने से उन्हें खुशी मिलती है। लेकिन असल जिंदगी में सच्ची खुशी कभी भी कंट्रोल, पावर या पैसे से नहीं मिलती है, बल्कि मन की शांति और संतोष से मिलता है। तो सच्ची खुशी पानी हो तो हमको पहले गुस्से और लालच से छुटकारा पाना होगा। आपको अपने अंदर प्यार और कंपैशन जगाना होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भोला हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम सब इंसान हैं, हम सब के सेम नीड्स हैं। हम सब की गरीबी और भूखमरी, पॉल्यूशन, वॉर हम लोगों ने जो क्रिएट किया है, इसलिए इन सब का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें ही मिलकर के निकालना होगा। तो इसी के साथ ये समरी का कंक्लूजन ये निकलता है कि हमने इस समरी में तिब्बत की कहानी सुनी, हमने 14वें दलाई लामा के बारे में जाना। 1981 में दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था। वो कई सारे इंटरनेशनल लीडर से भी मिल चुके हैं, जैसे कि पॉप जॉन पॉल और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। दलाई लामा अब 84 साल के हैं, 84 ईयर के, लेकिन आज भी वो दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी बातों से इंस्पायर और गाइड करते हैं। और आज भी वो हमें लव और कंपैशन का मैसेज दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये समरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, और गाइडेंस हो तो कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। थैंक यू।